Hello. Hello everyone. Welcome back to Dr. Amit's IAS Academy. I hope you all are doing great. My name is Divyangna. ये हमारी जीपीएससी का वन टॉपिक पेज लेक्चर सीरीज है और हम इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज में बेसिकली उस एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हम इस एक पेज में समराइज करने की कोशिश करते हैं। डेटा है, स्कीम्स है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है विल बी पुटिंग इन वन पेज इटसेल्फ। So let's start today's topic, tourism in India. इसके पहले वाले टॉपिक में हम एग्रो टूरिज्म देख चुके हैं, गुजरात में टूरिज्म देख चुके हैं। सो ओवरऑल हम टूरिज्म से रिलेटेड वहां पे भी काफी चीजें देख चुके थे कंसिडरिंग टूरिज्म ऑफ इंडिया। तो इसमें हम सारी चीजें क्या क्या कवर होती है, ट्रैवल फॉर लीजर, बिजनेस, रिलीजियस, मेडिकल एंड माइस। माइस इज बेसिकली मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट्स, purposes, and its economic impact is tracked through tourism satellite account। बेसिकली एक टाइप का अकाउंट है, ठीक है, जहां पे ये देखा जाता है कि टूरिज्म से कितना इकोनॉमी जनरेट हुआ है, कितना जीडीपी जनरेट हुआ है, कौन से सेक्टर में जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो अकाउंट है वो सारी चीजें ट्रेस करता है। हम टूरिज्म में यहाँ सब कुछ कवर कर रहे हैं, सिर्फ लीजर पर्पस नहीं लेकिन बिजनेस पर्पसेस से भी अगर हमारी कंट्री में कोई आ रहा है, ठीक है। मेडिकल टूरिज्म, अगर हम इंडिया की बात करें तो मेडिकल टूरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल गोवा, डेंटल ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, ठीक है। इट हैज अ ह्यूज इनपुट इन द जीडीपी ऑफ गोवाज इकोनॉमी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो मेडिकल टूरिज्म है वो भी ग्रो कर रहा है और हम चाहते हैं कि ये और ग्रो करे। लीड मिनिस्ट्री आपके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 3 फ्लैगशिप स्कीम्स हैं। सबसे पहले है स्वदेश दर्शन, थीमेटिक डेस्टिनेशन पे पूरी स्कीम्स जनरेट करी है। सर्किट सिस्टम है, प्रदेश पिलग्रिमेज, and then you have देखो अपना देश, about this is about basically domestic awareness। तो स्वदेश दर्शन में हमने जैसे बुद्धिस्ट सर्किट हो गई, रामायणा सर्किट हो गई, ठीक है, इस तरीके से हमने सर्किट्स जनरेट की है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर टूरिस्ट। प्रसाद स्कीम में जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उन्हें कवर हमने किया है। एंड देखो अपना देश इज बेसिकली एन अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर इंडियन टूरिस्ट एज वेल एज आउटसाइडर्स। अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो ये भी हमारा एक मेजर सोर्स है, क्योंकि अगर बाहर से कोई लोग आ रहे हैं तो वो डॉलर्स को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक सोर्स है। रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट का एक बेस्ट एग्जांपल हम आपको देते हैं गुजरात के पर्सपेक्टिव से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, केवड़िया करके जगह है। टूरिज्म वहां पे था सिर्फ सरदार सरोवर डैम से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवड़िया में लोग जाते नहीं थे, पर सरदार सरोवर डैम जाते थे स्पेसिफिकली इन द मॉनसून टाइम, डैम देख के वापस आ जाते थे। इतना सारा टूरिज्म था। बट वन पर्टिकुलर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिंग सरदार पटेल कॉन्ट्रीब्यूशन इन यूनाइटिंग इंडिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, रेलवे नेटवर्क की बात करें, होटल इंडस्ट्रीज की बात करें, रीजनल डेवलपमेंट की बात करें, एक मेजर ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है इंक्रीज की है। तो यस, अगर हम टूरिज्म की बात करें, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ फॉरेक्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एज वेल एज रीजनल डेवलपमेंट। इंडिया की अगर हम बात करें तो वी आर रैंक्स इन टॉप 30 ग्लोबली बाय इनबाउंड टूरिज्म, लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर प्रोवाइडर विद अ हाई लेबर इंटेंसिव एंड लो स्किल्ड फ्लोर। एक मॉन्यूमेंट भी अगर है किसी जगह पे, ठीक है, जो कोई एक इंपॉर्टेंस रखता है, गाइड का एम्प्लॉयमेंट, आसपास छोटी छोटी शॉप्स का के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो ओवरऑल जो है ये एक ह्यूज सेक्टर है और यहाँ पे ना स्किलिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है। यू मस्ट नो अबाउट द प्लेस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस, इतनी स्किलिंग भी बहुत है टूरिज्म इंडस्ट्री में। अगर हॉस्पिटैलिटी की स्किलिंग अगर आपको आती है, यू आर गोइंग टू अर्न इन अ वेरी गुड वे। तो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है, सबसे पहले तो आपका प्रसाद स्कीम हम देख चुके हैं, रिलीजियस हेरिटेज साइट्स, स्वदेश दर्शन, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, थीम बेस्ड टूरिज्म,
डोमेस्टिक ट्रैवल और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को ध्यान में रखे देखो अपना देश, एंड उड़ान स्कीम, उड़े आम नागरिक, ठीक है। जो फ्लाइट्स है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, उसकी जो कॉस्टिंग है वो कम करना, बेसिकली आम आदमी फ्लाइट्स यूज कर सके उसका ध्यान में रखा जा रहा है। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी रही है गुजरात ओवरऑल टूरिज्म में, फॉरेन टूरिज्म का यानी फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल्स भी बढ़ा है, प्लस जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन में भी राइज हुआ है थ्रू टूरिज्म। G20 2023 में हमने G20 मीटिंग होल्ड करी, ठीक है। 200 प्लस सिटीज में हमने 200 प्लस मीटिंग्स हमने ऑर्गेनाइज करी इन 60 प्लस सिटीज। तो वो सारी सिटीज जितनी भी है इंटरनेशनली भी उसका प्रमोशन हुआ है, इवन नेशनली। माइस इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज भारत मंडपम एंड यशोभूमि हमने डेवलप किया इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, इवेंट्स, राइट। स्वदेश दर्शन 2.0 डेस्टिनेशंस पे हमारा मेजर फोकस है एज ऑफ नाउ, ठीक है। मेडिकल वेलनेस और MIC टूरिज्म पे भी सरकार इक्वली फोकस कर रही है। ह्यूज एम्प्लॉयमेंट इंजन है एज आई हैव डिस्कस थ्रू स्टैच्यू ऑफ यूनिटीज एग्जांपल, कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट जो है कितनी जगहों से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। इट इज द लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयर एब्सॉर्बिंग लो स्किल एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स। डोमेस्टिक वर्सेस FTA, तो डोमेस्टिक विजिट्स आर डोमिनेटेड बाय द काउंट्स, ठीक है। लेकिन अगर हम फॉरेन अराइवल्स की बात करें तो ये हायर पर कैपिटा फॉरेन एक्सचेंज लेके आता है। स्कीम स्ट्रक्चर तो स्वदेश दर्शन 2.0 हो गया, प्रसाद हो गया, देखो अपना देश हो गया, यहां से जो है हम स्कीम्स लाकर हम और टूरिज्म बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल रहा है हमारा 9.95 मिलियन, डोमेस्टिक टूरिस्ट अबाउट 2.95 बिलियन, ये सारे डेटा 2024 से हैं। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स 35.02 बिलियन डॉलर्स रही है। टूरिज्म शेयर इन GDP is 5.2%, which is a good share, I personally feel. Employment generation about 84.6 million jobs, यानी कि 13.3% share in employment generation by the tourism. So ये स्कीम्स है आपकी, ठीक है। स्वदेश दर्शन स्कीम डेस्टिनेशन सेंट्रिक 57 डेस्टिनेशन को हमने नोटिफाई किया है इसमें। प्रसार पिलग्रिमेज, रिजुवेनेशन एंड हेरिटेज, एक पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च होने से उस पर्टिकुलर साइट्स का भी डेवलपमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल्स मैं थोड़े गुजरात के पर्सपेक्टिव से ही दूंगी। मोढेरा सन टेम्पल, अब इसको स्कीम में ऐड किया, चाहते हैं कि यहाँ का भी टूरिज्म बढ़े, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर अट्रैक्शन से हर बार टूरिज्म नहीं बढ़ता है, वहां पे भी आपको अलग और थोड़ी ज्यादा एमिनिटीज देनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे शुरुआत की लाइट एंड साउंड, लेजर शोज, क्लीनलीनेस, वहां पे और दूसरी चीजें एडअप हुई, तो ओवरऑल एक अट्रैक्टिव पुल बनता है। देखो अपना देश अबाउट द डोमेस्टिक टूरिज्म अवेयरनेस कैंपेन, लीड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसी चीजें हमारे माइस कंडक्ट करने के लिए एसेट्स हैं। गुजरात में बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और फॉर एग्जांपल जैसे आपका रण उत्सव है, रण उत्सव आफ्टर अर्थक्वेक, भुज earthquake, this has become a huge source of income not just for the district of Bhuj but also the people around there। एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव की वजह से पूरे के एरिया का एम्प्लॉयमेंट, पूरे एरिया का इकोनॉमिक ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया का पूरा नक्शा बदल चुका है, ठीक है। सोमनाथ द्वारका को हमने पिलग्रिमेज इसमें ऐड किया। रणोत्सव के थ्रू जो गुजरात के टूरिज्म में एक डाइवर्सिफिकेशन आया है, ठीक है। 10 सिटी यहां से हम लेकर आए, अब अलग अलग जगहों पे उस चीज का कल्चर बढ़ा है। एंड देन वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो गिर, ह्यूज सोर्स ऑफ रेवेन्यू। Ahmedabad World City and Champaner Pavagadh has added wildlife and heritage dawn. 2022 GPSC mains, can tourism industry bring about revolutionary changes in India with reference to socio-economic development and protection of environment? तो GPSC जो है टूरिज्म पर्पस से क्वेश्चन पूछ भी रही है।
इंडियाज टेक्सटाइल सेक्टर ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, ठीक है। स्पेंस कॉटन, हमारा मैनमेड फाइबर की तरफ भी सरकार का काफी झुकाव है। वूल, सिल्क, जूट, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, अपैरल, मेकिंग इन इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही है, और मैन्युफैक्चरिंग में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ह्यूज कंट्रीब्यूशन रखती है, एंड मेकिंग अस वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर। लीड मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। सर्टेन स्कीम्स विच इंक्लूड्स प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव्स फॉर टेक्सटाइल्स, पीएम मित्रा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स, amended technology upgradation fund schemes, Samarth for skilling and the national technical textile mission, ठीक है। तो ये सारी सरकार की जो स्कीम्स हैं बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपग्रेड करने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ उसमें एक ग्रोथ लाने के लिए, सस्टेनेबिलिटी भी जो है हम एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की तरफ भी हम जा रहे हैं। तो ये है हमारे few of one of the most important schemes. पीएम मित्रा पार्क्स बेसिकली मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स हम बनाना चाह रहे हैं, क्लस्टर बेस्ड वैल्यू चेन्स कि एक ही जगह पे प्रोडक्शन, यार्न का प्रोडक्शन भी हो रहा है, फाइबर भी बन रहा है, कपड़ा भी बन रहा है, ठीक है, और उस कपड़े से डिजाइनिंग्स भी हो रही है। तो हम ऐसे मेगा पार्क्स जनरेट करना चाहते हैं। मेगा पार्क्स बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है, और एक ही जगह पे जब क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में आप बनाते हो तो कॉस्टिंग भी कम लगती है। लेकिन हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री सर्टेन चैलेंजेस हैं। पावर सप्लाई, ठीक है, जहां पे बढ़िया चल रहा है वहां पे अच्छा है, लेकिन स्टिल पावर सप्लाई में भी कट्स हैं, क्योंकि आपको पावर सप्लाई सिर्फ इंडस्ट्रीज को नहीं दे रहा है, लोगों को भी पहुंचाना है, ठीक है। देन यू हैव स्किल टेक्नीशियंस की अभी भी थोड़ी सी कमी है, तो हम ये किस तरीके से फिलअप कर रहे हैं थ्रू कौशल योजना, ठीक है। ऑल्सो समर्थ फॉर स्किलिंग एक पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए भी हम लेकर आए हैं, तो यहां से भी जो है हम स्किलिंग बढ़ा रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑफ फैब्रिक, हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन हमारे साथ पैरेलल मार्केट जनरेट हुए लाइक वियतनाम, बांग्लादेश, सो वी आर कंपीटिंग विद देम ऑल्सो, हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट उनका बढ़ रहा है। सिंपल सा एग्जाम्पल, इवन इफ यू गो एंड एंटर द शॉप ऑफ ज़ारा, बहुत बार आपको वहां पे मेड इन वियतनाम के जो है क्लोथ्स अवेलेबल रहेंगे, अपैरल। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर लूम्स, जीएसटी, ऑब्सोल्यूट मशीनरीज एंड स्कैरसिटी ऑफ कॉटन। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रही है। ऑब्वियसली इसके सोल्यूशन पे भी सरकार जो है काम कर रही है, इफेक्टिव इंप्रूवमेंट्स भी दिख रहे हैं। PLI push, PLI for textile is drawing MMF and technical textile scaling. PLI is basically product link incentive schemes, ठीक है। तो प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है उसके थ्रू हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कॉटन स्ट्रेंथ, MMF गैप, देखो कॉटन डोमिनेंस तो हमारे यहाँ पे है, लेकिन मैन मेड फाइबर जो है अभी भी थोड़ा सा लो है। क्लस्टर मॉडल, पीएम मित्रा एमिंग टू इंटीग्रेट स्पिनिंग टू अपैरल वैल्यू चेन्स इन अ सिंगल लोकेशन, इनपुट डिस्टॉर्शन फिक्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ऑन MFF इनपुट्स, करेक्ट हिस्टोरिक कॉस्ट प्रीमियम बॉर्न बाय गारमेंट एक्सपोर्टर्स। सर्टेन क्रिटिकल डेटा है बेसिकली। सेक्टर साइज की अगर हम बात करें तो 179 बिलियन डॉलर का पूरा ये सेक्टर है। 4.5 करोड़ डायरेक्ट जॉब्स जनरेट करता है। रैंकिंग की बात करें एक्सपोर्ट में तो वी आर द 6th लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर ग्लोबली, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टर। और 2030 का हमारा टारगेट है टू अर्न $350 बिलियन, ठीक है। उसमें से भी $100 बिलियन हम एक्सपोर्ट्स के थ्रू अर्न करना चाहते हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
स्कीम्स, पीएलआई फॉर टेक्सटाइल 10,680 करोड़ का आउटले है। पीएम मित्रा पार्क 7 पार्क्स अप्रूव हो चुके हैं, जिसमें से एक नवसारी में है। नवसारी इज अ प्लेस नियर सूरत, ठीक है। और सूरत हम सब जानते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो अब क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के जो मेगा पार्क है वो नवसारी के पास बनने जा रहे हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन 1,480 करोड़ का इसका भी आउटले है। अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड एंड सामर्थ फॉर स्किलिंग फॉर द टेक्सटाइल वर्कफोर्स। सूरत एक मैनमेड फाइबर का हब बन चुका है। यार्न से लेके मैनमेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर का एक सेंटर है। पावरिंग कंट्रीज पॉलिस्टर एंड पावरलूम बेस। अहमदाबाद में, जिसे हम मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, आज से नहीं, आजादी के पहले के समय से यहाँ पे कॉटन बेस्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ था। अहमदाबाद मिल्स, राइट, जहां पे मेजर हमारा एक स्ट्रगल भी रहा है, वन ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट। पीएम मित्रा एट नवसारी प्लस जेतपुर साड़ी प्रिंटिंग एंकर्स ऑफ फुल वैल्यू चेन क्लस्टर। 2024 जीपीएससी मेंस, Gujarat's textile heritage has a unique position in the development of the textile tradition of India. Explain in detail. तो थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप अहमदाबाद मिल्स से ले सकते हैं, और रीजन क्यों है हमारे यहाँ टेक्सटाइल का। तो एक तो कॉटन जनरेशन, ठीक है। अब इसने पूरे टेक्सटाइल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया के डेवलपमेंट में किस तरीके से योगदान दिया वो एक्सप्लेन करना है। 10 years ऑफ मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया बेसिकली है क्या? मेकिंग इंडिया सफिशिएंट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मेकिंग प्रोडक्ट्स इंडिया कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स, डिक्रीजिंग द इंपोर्ट। तो मेक इन इंडिया के हुए हैं 10 साल 2024 में, ठीक है। और इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट था, एंड इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन हब अलाइन्ड विद द आत्मनिर्भर भारत विजन। आत्मनिर्भर भारत ये तो बहुत बाद में आया, ये टर्म बेसिकली हमने कोविड के दरमियान इसको देखा, लेकिन उसी से पहले हमने एक ये मेक इन इंडिया चीज देखी, ठीक है। शेर के लायन, शेर का लोगो है मेक इन इंडिया का। तो ये क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, तो हमारे ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एंड वी विल बी सेल्फ सस्टेनेबल। इट रेस्ट ऑन 4 पिलर। सबसे पहला न्यू प्रोसेसेस, सिंगल विंडो, डीक्रिमिनलाइजेशन वाया जन विश्वास एक्ट, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें हमने पीएम गति शक्ति और दिल्ली मुंबई जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमको हेल्पफुल रहेंगे। न्यू सेक्टर एफडीआई का लिबरलाइजेशन एंड न्यू माइंडसेट, गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर एंड नॉट अ रेगुलेटर। गवर्नमेंट का काम रहेगा कि हम इसे एनकरेज करें, फैसिलिटेट करें, ना कि सिर्फ रेगुलेट करें, ठीक है। इट इज बैक्ड बाय प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। मेक इन इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ जो पिलर्स है वो यही है, जिसमें स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारी जो नया है न्यू मैन्युफैक्चरिंग नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, जहां पे टारगेटेड है 25% मैन्युफैक्चरिंग शेयर बाय 2035 इन जीडीपी। न्यूज में क्यों था? क्योंकि मेक इन इंडिया हैज एंटर्ड इट्स 12th year in 2026. As per economic survey, PLI schemes attracted the largest investment and incremental scales. मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो इंडिया है वो एक हब बनी है। जस्ट अ सेकेंड। डोमेस्टिक मोबाइल प्रोडक्शन का जनरेशन 30 times from between fiscal year 15 to 25, making India one of the second largest producers, with about 99% of phones are made in India. New processes, single window system, जन विश्वास एक्ट, डीक्रिमिनलाइजेशन, इन सब चीजों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है मेक इन इंडिया में। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम गति शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट,
DMIC, दिल्ली मुंबई इंडिया कॉरिडोर, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या चीज है? लॉजिस्टिक्स बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कटिंग करना, ठीक है। न्यू सेक्टर्स, एफडीआई का लिबरलाइजेशन करना, एंड न्यू माइंडसेट, गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जनरेट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बेटर करना। इंक्रीमेंटल सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव्स, PLI design replaces input subsidy and stays WTO compatible. Uneven success. Sectoral wins in mobile and defense contrast with laggards such as textile, leather and food processing industries. डेटा की बात करें तो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है 16 से 17। हम चाहते हैं कि 2035 तक ये 25% हो जाए। PLI स्कीम्स 14 सेक्टर में है और भी सेक्टर्स में हमें इसे लाने की जरूरत है। मोबाइल प्रोडक्शन 30 टाइम्स ग्रो हुआ है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो कुछ ही ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हमने मेक इन इंडिया का सक्सेस रेट देखा है। अभी भी दूसरे सेक्टर्स हैं जहां पे गैप है, वहां पे भी हमें सेम इनपुट चाहिए। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फिस्कल 2025 में 437.42 बिलियन रहा है। गुजरात की अगर हम बात करें तो साणंद करके जगह है नियर अहमदाबाद, यहां पे हमने आपका जो नैनो कार का मैन्युफैक्चरिंग था सबसे पहले साणंद में हुआ था, और टाटा मोटर्स का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब साणंद में है। इसको गुजरात का ऑटो बेल्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मारुति सुजुकी का भी है। एंड एमजी मोटर्स का हलोल के पास है। मेकिंग गुजरात मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेमीकंडक्टर रिसेंटली ही लास्ट ईयर धुलेरा में पीएम मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया था, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का एक ह्यूज प्लांट भी है गुजरात में, प्लस गुजरात सरकार की खुद की सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी है, तो एक बार वो भी थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ठीक है, ये भी एक प्रोजेक्ट जो है सरकार का, देख लीजिएगा। जीपीएससी मेंस 2022 give a brief description of Make in India and Startup India initiative of the government of India. Simple question, simple answer. What is Make in India? What is Startup India? Target क्या है? Outlay क्या है? Pillars क्या है? Outcomes क्या रहा है अभी तक? Challenges क्या है? Solution क्या? Simple. GPSC Mains 2021. Instead of focusing on mega industrial projects, India should promote vocal for local by concentrating on sectors like MSME, agro, cottage and khadi-based industries to attain its goal of a $5 trillion economy. Critically analyze. तो अब ये मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स क्या हैं? पहले तो ये एक्सप्लेन करना है उसमें दिक्कत क्या है और क्यों हमें वोकल फॉर लोकल और MSME, एग्रो, कॉटेज और खादी इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्रिटिकली एनालाइज, तो जस्ट गो इट। कुछ टर्मिनोलॉजीज है। मेक इन इंडिया, DPI 84 पिलर्स, ठीक है, NSWS, जन विश्वास एक्ट एक बार देख लीजिएगा, आत्मनिर्भर भारत, साणंद एंड धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। बहुत बार ना हमें टॉपिक लगता है कि आता है, अरे ये तो स्टैटिस्टिक्स है, ऐसा थोड़ी ना पूछेगी सरकार एज GPSC, ठीक है, बट वहीं से वो बहुत ही स्टैटिक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में हमारे पास डेटा की कमी हो जाती है, ठीक है। उस क्वेश्चन को हमने उस डाइवर्सिफाइड माइंडसेट से नहीं पढ़ा होता है उस टॉपिक को कि अरे मेक इन इंडिया ये तो बहुत पुराना हो गया, अब थोड़ी ना पूछेंगे। लेकिन ये देखिए कि मेक इन इंडिया के 10 साल हो चुके हैं, तो अभी तक हमने जिस एम के साथ, जिस फोकस के साथ हम उसको लेकर आए थे, क्या वो फुलफिल हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी देखनी चाहिए। इंडियाज MSME सेक्टर ह्यूज कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। इसलिए सरकार का फोकस भी है कि MSME सेक्टर्स का जो प्रोडक्शन है उसका एक्सपोर्ट बढ़े, यहाँ पे स्किलिंग बढ़े, सो दैट ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम MSME सेक्टर के थ्रू जनरेट कर सके। MSME डेवलपमेंट एक्ट जो है, MSME कौन है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसको डिफाइन करता है। 2020 में सरकार ने इसे फिर से डिफाइन किया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर्स अक्रॉस 3 tiers, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। लीड मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ MSME इटसेल्फ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन MSME का फ्री है। आधार बेस्ड उद्यान पोर्टल है जहां पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं,
ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया का बैकबोन है, फीडिंग बोथ डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स एज वेल एज एक्सपोर्ट। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में बताया गया है कि एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 31.1% है एंड इसमें भी 35.4% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है एंड 48.58% ऑफ एक्सपोर्ट्स हम एमएसएमई के थ्रू कर रहे हैं। सो सेक्टर भले माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है बट विद अ ह्यूज पोटेंशियल, ठीक है। और इसमें भी क्या है ना, एमएसएमई में हर सेक्टर में बहुत हाई स्किलिंग की जरूरत नहीं है, तो इस सेक्टर का अगर एक्सपेंशन होता है तो थोड़े अनस्किल्ड वर्कर्स को भी जॉब इजीली मिल जाती है। प्लस आपके स्किल इंडिया मिशन तो है, ठीक है, जहां पे वेरियस स्कीम्स है जिससे सरकार ऑलरेडी स्किलिंग प्रोजेक्ट लेकर आई है। उद्यम सर्च रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड 7.83 करोड़ by February 26, including Udyan Assist platform for informal micro units. Micro up to 2.5 करोड़ रुपीस 10 करोड़, इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़ का है तो माइक्रो एंटरप्राइजेस में आएगा। स्मॉल एंटरप्राइजेस में आएगा 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का टर्नओवर, और मीडियम में है 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ का टर्नओवर। इसका बेसिस है कंपोजिट इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर, ठीक है। 2020 का ये रिफॉर्म्स है। उद्यम पोर्टल है जहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्री है, कोई रजिस्ट्रेशन के चार्जेस नहीं है, बस आधार बेस्ड है। तो एमएसएमई सेक्टर क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है? सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन, ठीक है। इसके भी दो कंपोनेंट हैं। पहला टेक्नोलॉजी का अभाव, ठीक है, R&D ज्यादा नहीं है तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, और दूसरा टेक्नोलॉजी है लेकिन महंगी है, हम उसमें इतना इजीली अपग्रेड नहीं कर पा रहे, पुरानी मशीनरी से ही काम चला रहे हैं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इसलिए हमने अलग इसमें आरबीआई के जो आपका 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसमें भी हम एमएसएमई लेकर आए हैं, बट स्टिल लैक ऑफ कोलेटरल या XYZ रीजन से रिस्क फैक्टर भी एक रहता है बैंकिंग का लोन देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इनको क्रेडिट मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, एब्सेंस ऑफ स्किल्ड पावर थोड़ा सा इशू है। स्कैर्सिटी ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस, पुअर एक्सेस टू मार्केट एंड रेगुलेटरी बॉडीज। सो मेजर अगर हम देखें तो रेगुलेटरी बॉडी, टेक्नोलॉजी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो है ये मेजर 3 चैलेंजेस है, ठीक है। स्किलिंग की बात है लेबर की तो अपग्रेडेशन हो रहा है, बट ये 3 थोड़े से परमानेंट इश्यूज हैं इनके। क्रेडिट गैप, ओनली अ स्मॉल शेयर ऑफ एमएसएमईज आर फॉर्मली क्रेडिट सर्व, रेस्ट डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल और सेल्फ फाइनेंस, बाइंडिंग कंस्ट्रेन ऑन स्किलिंग। क्रेडिट इशू रहेगा तो एक्सपेंशन नहीं होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। 31% जीडीपी में शेयर है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की बात करें तो 35.4% है। एक्सपोर्ट तकरीबन 48% का एक्सपोर्ट है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 32.82 करोड़ अक्रॉस 7.47 करोड़ एंटरप्राइजेस, 32 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है एमएसएमई सेक्टर। और लीड स्कीम है आपकी पीएमईजीपी, सीजीटीएमएसई, ट्रेड, जेडीडी। आई एम सॉरी, मुझे इनकी फुल फॉर्म्स एज ऑफ नाउ याद नहीं है। तो गुजरात में हमने क्लस्टर बेस्ड अप्रोच स्टार्ट की है। मोरबी में आपकी सिरामिक और टाइल्स की इंडस्ट्री है, सूरत में टेक्सटाइल एंड डायमंड्स है, राजकोट में इंजीनियरिंग एंड ऑटो कंपोनेंट्स हैं, जामनगर में ब्रास के पार्ट्स, इंडिया डेंसेस्ट एमएसएमई क्लस्टर्स। क्लस्टर अपग्रेडेशन भी हो रहा है थ्रू एमएससी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। कॉमन फैसिलिटी का मॉडर्नाइजेशन होना, जो भी चीजों की कमी है, चाहे वो पावर सप्लाई है या अदर इश्यूज है, वहां पे भी गुजरात गवर्नमेंट जो है काम कर रही है। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ा रही है। जीपीएससी मेंस 2020, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीडिफाइंड द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई in the manufacturing and services sector in the context of Atmanirbhar Bharat Yojana. Describe and explain its impact.
उसी टाइम हुआ था ड्यूरिंग द कोविड टाइम। तो आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट, आत्मनिर्भर भारत योजना के अंदर ही ये रिफॉर्म्स भी आए थे। तो उस टाइम्स पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसके इम्पैक्ट्स और चैलेंजेस और इन सब चीजों पे बहुत कुछ लिखा था। तो बहुत ही इजी टू राइट द आंसर कॉन्सेप्ट था। 2024 faster economic growth requires an increase in the share of manufacturing sector in GDP. Of course, we know. Particularly MSME. Discuss the present policies of the government in this regards. MSME को बेटर करने के लिए सरकार की क्या क्या नीति है, चाहे वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, स्किलिंग हो, सारी चीजें इस पे बेसिकली डिस्कस करनी है। स्टार्टअप क्यों? As per the DPIDT definition, a startup is an entity up to 10 years from the incorporation with annual turnover of rupees 200 crores, working on innovation or scalable model with a high employment or wealth creation potential. Startup India के भी almost 10 years होने आए हैं, I guess. 2016 में लॉन्च हुआ था, तो yes 10 years हो गए हैं। ठीक है, 10 years of Startup India. Potential question to be asked in GPSC, right? तो हमारे स्टार्टअप इंडिया को लेके की इनिशिएटिव क्या है? सबसे पहले स्केल कैपिटल, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, ये हमने जनरेट किया है। अर्ली फंडिंग, स्टार्टअप इंडिया सीड फंक्शन स्कीम, आप अर्ली फंडिंग के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। इन्वेस्टर एक्सेस, स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्शन पोर्टल, रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप मेंटरशिप, नेशनल मेंटरशिप पोर्टल, इकोसिस्टम गेटवे के लिए स्टार्टअप इंडिया हब, और कंपिटिटिव फेडरलिज्म के लिए स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क। कौन सा स्टेट कितने स्टार्टअप्स लेकर आया है, उसका कितना पोटेंशियल है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका फैक्टर आ रहा है, उन सब चीजों को लेकर स्टेट्स का रैंकिंग होता है। वाई इन न्यूज 10 इयर्स का माइलस्टोन, तकरीबन 55,200 प्लस रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है टिल फिस्कल ईयर 2026। फंड ऑफ फंड्स 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स है वाया सिडबी बैंक, क्रॉस 19,000 करोड़ इन कमिटेड कैपिटल टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो स्टार्टअप इंडिया के कुछ पिलर्स है। कैपिटल आपका 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड स्कीम्स के थ्रू अवेलेबल है। ठीक है, टैलेंट एंड इंक्यूबेशन, अटल इनोवेशन मिशन है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप हुए हैं, अटल लैब्स है, टेक्नोलॉजी लैब्स। तो यहाँ पे जो है आपको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया गया है। मार्केट की हम बात करें तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंसेस है, ONDCs है, जहां से स्टार्टअप इंडिया के थ्रू जितने भी मैन्युफैक्चरिंग आए हैं, प्रोडक्ट्स आए हैं, उसका प्रोक्योरमेंट। रिकॉग्नाइज गेटवे, तो DPIIT रिकॉग्निशन भी कर रहा है। ऑल्सो सेक्शन 80 IT एक्ट के अंदर डिडक्शन भी अवेलेबल है। और लीड एजेंसी आपका DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो अगर हम लेवरेज आर्किटेक्चर की बात करें तो फंड ऑफ फंड्स जो है डज नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली, इट सीड्स SBI रजिस्टर्ड AIFs which then bank स्टार्टअप्स मल्टीप्लाइंग पब्लिक कैपिटल। रिकॉग्निशन बेनिफिट्स हैं, 3 साल का टैक्स हॉलीडे है अंडर सेक्शन 80 IT एक्ट, IP फास्ट ट्रैक हो चुका है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का फास्ट ट्रैक, एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑन लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉस। टीयर 2-3 की बात करें हैं तो half of the new startups are coming in non-metro cities supported by Atal incubation sector. Cities like Nagpur, cities like Vadodara, cities like Indore, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा स्टार्टअप जनरेशन हो रहा है। कानपुर, ये मेट्रो सिटीज नहीं है। ठीक है, मेट्रो सिटीज है आपके अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गुड़गांव। ठीक है, तो यहाँ पे इतने स्टार्टअप्स डेवलप नहीं हो रहे जितने टायर 2 और टायर 3 सिटीज में, राजकोट, जामनगर, गुजरात के कुछ सर्टन हब्स, सूरत। ठीक है, तो 2.35 लाख रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं। यूनिकॉर्न 118 प्लस यूनिकॉर्न है। अब यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स क्या है? 20,000 करोड़ के टर्नओवर के आसपास के। ठीक है, 20,000 या 2,000 करोड़, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट फिगर, बट उनको यूनिकॉर्न का कैटेगरी मिलता है। फंड ऑफ फंड्स 10,000 करोड़ का है।
SISFS के थ्रू 945 करोड़ एंड अटल टिंकरिंग लैंड्स 10,000 प्लस इन द स्कूल्स इटसेल्फ। तो गुजरात के लीडरशिप की अगर हम बात करें तो वी हैव बीन रैंक्ड एज द अमंग द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द DPIIT स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग बैक्ड बाय अ डेडिकेटेड स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी। गुजरात सरकार की खुद की स्टार्टअप पॉलिसी है, प्लीज पढ़िएगा क्योंकि GPSC पॉलिसीज पे क्वेश्चन पूछती है। जरूरी नहीं है कि पॉलिसी पुरानी है तो हमको आंसर के लिए काम नहीं लाएगी, ठीक है। आई क्रिएट एंड गिफ्ट सिटी, तो गिफ्ट सिटी के अंदर ही हमने आई क्रिएट बनाया है, सॉरी नॉट इन द गिफ्ट सिटी, इन अहमदाबाद एज अ लीडिंग इंक्यूबेटर। और गिफ्ट सिटी फिनटेक और डीपर एंड वेंचर्स को सपोर्ट करती है। कैपिटल डोमेस्टिक वेंचर पूल के थ्रू हमने कैपिटल भी ज्यादा जनरेट करने की कोशिश की है। 2019 GPSC discuss the salient features of startup innovation policy launched by the government of Gujarat. Very simple question, direct. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 5.0 AI और ह्यूमन के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के ऊपर बेसिकली बेस्ड है कि AI ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन ह्यूमंस और AI के हेल्प के थ्रू हम नई चीजें लेकर आएंगे, चीजों को इजियर करेंगे, बट ह्यूमंस को रिप्लेस करना हमारा टारगेट नहीं है। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 5.0 paradigm shift from automation, IoT, big data to a model built on human machine collaboration, mass personalization, sustainability and resilience. की फीचर्स है ह्यूमन सेंट्रिक रोबोट्स, कोबोट्स जिसको हम कहते हैं, तो ये एक नया वर्ड टर्म है कोबोट्स। ये कोबोट्स बेसिकली क्या है, ह्यूमन हेड रोबोटिक्स जो ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर रहा है, ठीक है। टारगेट ह्यूमन रिप्लेस करना नहीं है, लेकिन ह्यूमंस जो काम कर रहे हैं उसको हेल्प करने के लिए एक रोबोट, ठीक है। AI लिंक्ड है लेकिन सिर्फ एक हेल्पिंग नेचर के लिए। तो इससे इंपैक्ट क्या है, जो हमने ऑलरेडी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है वो ले ऑफ की तरफ नहीं जाएगा। आपको हेल्प करने के लिए एक रोबोट है, तो ये ह्यूमन सेंट्रिक AI मिक्स जो है कोबोट हम लेकर आए हैं, ठीक है, जो सिर्फ आपको हेल्प कर रहा है। अनदर फीचर इज ग्रीन एंड सर्कुलर मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबिलिटी के थ्रू एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिजाइलेंट सप्लाई चेन एंड मास कस्टमाइजेशन। Does not replace Industry 4.0 cyber physical system but integrates ethical, environmental and social dimensions on top of them. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 जो था, जो साइबर सिस्टम को लेके आया था, उसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, उसी में हम एथिकल एनवायरमेंटल के कंसर्न्स डायमेंशंस लेके आए हैं। सबसे पहला टर्म ये कॉइन हुआ था यूरोपियन कमीशन इन 2021 विच लिंक इंडिया AI मिशन, ठीक है, एंड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन which aligned with this paradigm, while national manufacturing mission targets 25% manufacturing share by 2035. तो इंडस्ट्री 5.0 लाइफ प्रोजेक्ट्स डिटेक्शन, इंटेंसिव प्लेसमेंट ट्रेनिंग, एनहांसिंग द एबिलिटी कोर्सेस, इंटरडिसिप्लिनरी वर्कफोर्स, इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल विजिट्स बढ़ेगी। वाइन न्यूज, तो इंडस्ट्रियल 5.0 फ्रेमवर्क्स आर स्केलिंग वर्ल्ड वाइड, स्ट्रेसिंग ह्यूमन AI कोलैबोरेशन। AI के थ्रू ह्यूमंस को रिप्लेस, क्योंकि देखो सभी को ये टेंशन है कि अगर AI नेक्स्ट लेवल वर्क करने लगा तो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, तो हम नहीं चाहते हैं ले ऑफ्स हो रहे हैं, ठीक है। वी नो Amazon में ले ऑफ्स हो रहे हैं, रिसेंटली ओरेकल ने ले ऑफ किया, ठीक है, गूगल ले ऑफ कर रहा है, बट हम चाहते हैं कि ले ऑफ कम हो और उन्हीं ह्यूमंस को जो है AI हेल्प करे इन मेकिंग देयर वर्क इजियर बट नॉट रिप्लेसिंग देम। इसलिए ह्यूमन AI कोलैबोरेशन हम लेके आए हैं। सस्टेनेबिलिटी एंड रिजिलेंट सप्लाई चेन, इंडिया AI मिशन अप्रूव 10,370 करोड़ outlay in March 2024 which builds compute data application layers for human centric AI. Anusandhan National Research Foundation established in 2023, institution vehicle to scale R&D 2% of GDP टारगेट है हमारा। तो ये इंडस्ट्रियल 4.0 में क्या था, ऑटोमेशन एंड डेटा सेंट्रिक हमारा टारगेट था, मशीन्स रिप्लेसिंग रूटीन लेबर, एफिशिएंसी एंड स्केल फोकस,
ग्लोबल जस्ट इन टाइम चेंज, आईओटी, बिग डेटा, एआई एंड रोबोटिक्स मेन फोकस था। 5.0 में मेजर चेंज ये है कि हम ह्यूमन एआई का सिम्बायोसिस चाह रहे हैं, कोबोट्स को ऑगमेंट कर रहे हैं, नॉट टू रिप्लेस द वर्कर्स। सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलेटरी फोकस, रीजनलाइज, रिजिलियंट एंड रिडंडेंट चेंज, कोबोट, डिजिटल ट्विन्स एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो 3 पिलर है, ह्यूमन सेंट्रिक, सस्टेनेबिलिटी एंड रिजिलेंस, रीजनलाइज, सप्लाई चेंज स्ट्रॉन्गर करना। कोबोट्स नॉट रिप्लेसिंग ह्यूमंस, ठीक है, कोलैबोरेटिव रोबोट्स, एम्बेडेड सेफ्टी एंड इंट्यूटिव इंटरफेस, वर्किंग अलोंगसाइड ह्यूमंस रादर देन बिहाइंड द केजेस। एंड मास पर्सनलाइजेशन, डिजिटल ट्विन, 3D प्रिंटिंग, मास को जैसा पर्सनलाइजेशन चाहिए। एक जूते की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो सिर्फ शूज बना रही है, लेकिन आपके हिसाब से, आपकी पर्सनलाइज थिंग्स के हिसाब से कस्टमाइज भी कर रही है थ्रू द हेल्प ऑफ एआई। टर्म कॉइन, यूरोपियन कमीशन 2021 में इंडिया एआई मिशन है हमारा, जिसमें हमने 10,370 करोड़ का आउटले है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, जब हमने 76,000 करोड़ का आउटले है। हम चाहते हैं 1.6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूव हुआ है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, जिसमें हम चाहते हैं कि 2035 तक जीडीपी में 25% मैन्युफैक्चरिंग का शेयर हो, और इंडिया की R&D एज ऑफ नाउ 0.64% जीडीपी टारगेट है टू इंक्रीज बाय 2% कंट्रीब्यूशन। ढोलेरा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन और सेमीकंडक्टर हब बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेमीकंडक्टर हब लेकर आए हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। Micronet, Sanand and Gujarat's growing EV and auto ecosystem are natural champion sector platform for cobots and digital twins. Skill India 2.0 के थ्रू हम cobots, AI और additive manufacturing की तरफ ध्यान रखते हुए स्किलिंग कर रहे हैं। 2022, what are the bottleneck in India's mission to become the world's semiconductor hub? What measures should be undertaken to overcome this bottlenecks? तो 2022 के आसपास ही गुजरात की सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी लॉन्च हुई थी, ठीक है। और उस टाइम पे आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे में भी सेमीकंडक्टर और चिप्स के बारे में डिस्कशन भी हुआ था। इट वाज ऑल ओवर डिस्कशन, ठीक है। तो वहीं से बेस्ड ये क्वेश्चन था। इथेनॉल ब्लेंडिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी न्यूज में भी रहा है, क्रिटिकली एनालाइज भी हुआ है, इसका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ है एज ऑफ नाउ, ठीक है। सो सरकार को थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग पे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम? ब्लेंडिंग इथेनॉल विद पेट्रोल टू कर्ब द क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस, रिड्यूसिंग एमिशन एंड सपोर्टिंग द फार्मर्स इनकम। तो इसमें हमारे जो है 3 पिलर्स हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के। सबसे पहला है आपका reducing import, second is reducing emission and increasing farmers income। 3 हमारे सेक्टर है जिसके लिए हम चाहते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम सक्सेस रहे। What is ethanol? It is a biofuel produced from sugarcane molasses, grains such as rice and maize, and second generation feedstocks like crop residue and lignocellulosic biomass. तो अब सबसे पहले हम sugarcane based ethanol लेकर आए थे। तो कंसर्न यह हुआ कि अगर हम sugarcane के प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा गए तो what is sugarcane? It is a water intensive crop. सारे लोग sugarcane लगाना अगर चालू कर दिए तो वाटर टेबल कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ना। तो अब शुगर केन जितना है उतने पे ही हम फोकस कर रहे हैं। हम चाह रहे कि शुगर केन फार्मर्स का भी इनकम बढ़े, लेकिन हम चाहते हैं कि अब बायोफ्यूल का थोड़ा सा एक्सपेंशन में हम राइस और मेज का भी इंक्लूजन करें, लिग्नोसेल्यूलोसिक मासिक्स का भी इंक्लूजन करें, सो दैट शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ना बढ़े और हमारे पास एक जो ऑल्टरनेटिव है राइस और मेज उसको भी हम यूज कर सके, तो उसके भी जो फार्मर्स है उनका भी इनकम डबल हो। लीड मिनिस्ट्री इज योर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सरकार का गोल है
20% इथेनॉल ब्लेंड, ठीक है। और हमारा पीएम जीवन, इसका भी थोड़ा सा अलग सा नाम है, वातावरण अनुकूल समथिंग योजना है ये, ठीक है। इट इज मेनली फॉर द इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड आपका सतत है फॉर द कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो ट्रिलेमा बैलेंस है, एनर्जी सिक्योरिटी, फार्मर इनकम एंड क्लाइमेट रिड्यूसिंग द एमिशन। अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें तो तकरीबन 75% अभी हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है फॉर आर क्रूड ऑयल। सरकार का टारगेट है कि हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो, क्योंकि जब क्रूड ऑयल इज ए ह्यूज सेक्टर एंड लेटेस्ट हम गल्फ कंट्रीज का देख रहे हैं, ठीक है। वॉर कहीं और हो रहा है और हम यहाँ पे एलपीजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट वॉर किसी और ही कंट्री में हो रहा है। But since we are dependent on them for this thing, hence we are facing the shortage. तो soft diplomacy, international diplomacy, इन सारी चीजों को इम्पैक्ट भी करता है, प्लस हमें कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस इसलिए बनाए रखना होता है क्योंकि हम उन पे ऑयल के लिए डिपेंडेंट भी हैं। हमारा टारगेट था 2030 तक का, लेकिन इंडिया ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है 2025 तक अचीव कर लिया है। फॉरेक्स सेव की अगर हम बात करें तो तकरीबन हमने 1.44 लाख करोड़ का फॉरेक्स सेव किया है, क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू पे इन डॉलर्स, ठीक है। तो हमने हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी सेव किया है। इथेनॉल जनरेशन हायरार्की की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल इज बेसिकली थ्रू शुगर केन, मोलासेस एंड ग्रेन्स, करंटली जो मेजरली हो रहा है। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल इज क्रॉप रेसिड्यू, लिग्नोसेल्यूलोसिक मासिक, नो फूड कंपटीशन बेसिकली। तो ये हमारा लेटेस्ट टारगेट है। पीएम जीवन योजना 2G इथेनॉल की तरफ जाता है, ₹1.69 करोड़ का आउटले है। सतत इज फॉर कंप्रेस्ड बायोगैस नेटवर्क, 5000 प्लांट्स टारगेटेड है, और फीड स्टॉक है शुगर केन, मोलासेस, राइस, मेज, एग्री रेसिड्यू। ट्रिलेमा लॉजिक आपका food versus fuel, diverting maize and rice pinches the food security buffer, and sugarcane is a water heavy, so sourcing must be balanced. करंट ब्लेंडिंग आपका E20 अचीव हो चुका है, फॉरेक्स सेव कर लिया 1.44 लाख करोड़ का। क्रूड इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी 85% है, देखो अभी भी। डिस्टिलरी कैपेसिटी है हमारे पास 1990 करोड़ लीटर पर ईयर की, और FFE रोल आउट फ्रॉम 2024 विद ऑटो इंडस्ट्री। साउथ गुजरात शुगर केन का सबसे बड़ा हब है, बेल्ट है, प्लेसेस लाइक बारडोली, गंडदेवी, सायन, यहाँ पे शुगर केन मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन भी ज्यादा है। तो 1G इथेनॉल डिस्टिलरीज इसके आसपास भी है। रिफाइनरी ब्लेंडिंग है, OMC depots and refineries such as IOC Koyali in Vadodara and Jamnagar refining hub are the key blending batches which we have. And water safeguard, per drop more crop drip irrigation under the Pradhan Mantri Kisan Sinchai Yojana can cut the water footprint of Gujarat sugarcane. मॉडल क्वेश्चन ये हो सकता है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पे, रिसेंटली न्यूज में भी है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग को एटलीस्ट अच्छे से पढ़िएगा। 10 years ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, देखो इस साल ना बहुत सारे 10 years वाली चीजें आई हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने देखा 10 years ऑफ दिस, 10 years ऑफ दैट, तो न्यूज में उस वजह से रहा भी है, तो क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लॉन्च हुआ था by the Ministry of Housing and Urban Affairs, which promotes sustainable, citizen-friendly urban development across 100 cities. तो 100 cities को बेसिकली उनके मॉडल के हिसाब से सिलेक्ट किया गया था और फिर उनको स्मार्ट सिटी बनाने का हमारा टारगेट था। टू अप्रोच थी, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स लेकर आना, एंड देन पैन सिटी सोल्यूशन। सिटी के जो मेजर सोल्यूशन है, चाहे वो ड्रेनेज हो, क्रिमिनलाइजेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रोड्स हो, उन सबका इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे स्मार्ट सोल्यूशन लेकर आना। तो स्मार्ट सिटी चैलेंज हुआ, कॉम्पिटिटिव चैलेंज के थ्रू 100 सिटीज सिलेक्ट की गई, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया विच इज अ 50-50 सेंटर स्टेट जॉइंट वेंचर। तो इनको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिली,
गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कम। तो कोर एलिमेंट्स ऑफ अ स्मार्ट सिटी है, सबसे पहले तो कम्युनिटी एट द कोर, कम्युनिटीज एट द कोर, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, more from less, ability to generate greater outcome with the use of lesser resources, cooperative and competitive federalism। तो स्मार्ट सिटी मिशन में भी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म लेके आए हैं सो दैट बेटर हमको आउटपुट मिले। इंटीग्रेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी हमारे सोल्यूशन लाने के लिए है। टेक्नोलॉजी एज अ मीन्स नॉट द गोल, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी रेलेवेंट टू द कंटेक्स्ट ऑफ सिटीज एंड कन्वर्जेंस, सेक्टोरियल एंड फाइनेंशियल कन्वर्जेंस। तो 10 साल हुए हैं कंप्लीशन की। अगर हम बात करें तो 8064 प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें से 7741 प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन हुआ है, यानी कि 96% कंप्लीशन हुआ है। और 1,55,386 करोड़ वर्थ का ये प्रोजेक्ट्स थे जो कंप्लीट हुआ है। 323 अभी भी चल रहे हैं। तो कंपोनेंट्स आपका एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, पैन सिटी सोल्यूशन, आईसीटी बेस्ड स्मार्ट सोल्यूशन सिटी वाइड, सिलेक्शन ऑफ द सिटी। तो कॉम्पिटिटिव स्मार्ट सिटी चैलेंज हुआ था जिसमें 100 सिटीज का सिलेक्शन हुआ है। डिलीवरी व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड सिग्नेचर असेट इज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। सर्टेन चैलेंजिंग मेथड रही है इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द 100 सिटीज, और एसपीवी गवर्नेंस रहा है टू गिव ऑटोनॉमी फ्रॉम द अर्बन लोकल बॉडीज। जून 25 2015 में लॉन्च हुआ, 100 सिटीज सिलेक्ट हुई, 8064 टोटल प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन हुए हैं। फंडिंग पर सिटी 500 करोड़ सेंटर एंड 500 करोड़ फ्रॉम द स्टेट फॉर द 5 years एंड 101 पर सिटी आईसीसीज दिए गए हैं। गुजरात में स्मार्ट सिटीज में सर्टन आते हैं अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, एंड वडोदरा एंड सूरत आर among the 18 fully completed cities। ढोलेरा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं और गुजरात का गिफ्ट सिटी है विच रिफ्लेक्ट्स गुजरात ग्रीनफील्ड स्मार्ट अर्बन टेम्पलेट। 22 में सिंपल क्वेश्चन, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन इन इंडिया। तो स्मार्ट सिटी मिशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए था, नीड क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्रिटिकल नोट को क्रिटिकली एनालाइज करना। लॉजिस्टिक सेक्टर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर अगेन, ठीक है। हमारा जो हम डेवलप इंडिया चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हम जनरेट करना चाहते हैं, तो सारी चीजों में लॉजिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सरकार का एज ऑफ नाउ का टारगेट ये है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बने वो जल्दी से जल्दी अपना हब तक पहुंचे जहां से उसे एक्सपोर्ट करना है या किसी और स्टेट में ले जाना है, ठीक है, वो जल्दी पहुंचे, टाइम कम लगे और कॉस्ट कटिंग कम हो, यानी कि उस चीज को वहां तक पहुंचाने का जो खर्चा है वो कम हो, उसके ऊपर सरकार का फोकस है इन द लॉजिस्टिक सेक्टर। अब लॉजिस्टिक हम चाह रहे हैं कि हम रेल का यूज सबसे ज्यादा करें, ठीक है। हमने डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाए हैं, हम रोड पे भी काम कर रहे हैं, ये बेटर से बेटर कॉरिडोर हम बनाएं, मैन्युफैक्चर करें। लेकिन सरकार चाह रही है कि जितना भी लॉजिस्टिक से हम ज्यादा से ज्यादा रेल्स के थ्रू पहुंचाया जा सके, क्योंकि इजी टू रीच, कॉस्ट कटिंग सबसे अच्छा होता है और सेफली पहुंच भी जाता है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक इज व्हाट एंड टू एंड मूवमेंट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स कवरिंग ट्रांसपोर्टेशन, रोड, रेल, एयर एंड सीज, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, कस्टम क्लियरेंस एंड लास्ट माइल डिलीवरी। सारी चीजें जो है आपके लॉजिस्टिक्स में कवर हो रही है। इट इज अ डिसिसिव फैक्टर इन मैन्युफैक्चरिंग कंपिटिटिवनेस, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर होगा तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, इंटरनेशनली शायद उसकी डिमांड कम होगी। लीड एजेंसी है डीपीआईटी, लॉजिस्टिक्स डिवीजन इनका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। हम रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री, रेलवेज, पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज, सारी मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाह रहे हैं। हमारी 2 फ्लैगशिप रिफॉर्म स्कीम है। पहला तो आपका प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है, एंड देन यू हैव नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 में हम लेकर आए, प्लीज पढ़ लीजिएगा। तो इन दोनों के थ्रू हम
हमारा जो टारगेट है उसे हम अचीव करना चाहते हैं। ऑल्सो वी आर सपोर्टेड बाय डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, सागरमाला, भारतमाला एंड उड़ान स्कीम्स। हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान है क्लैप, इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम, तो सबको बेसिकली पहले तो डिजिटाइज करना, लॉजिस्टिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टेट का एंगेजमेंट करना, सर्विस इंप्रूवमेंट थ्रू प्रमोटिंग स्टैंडर्डाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक पे वर्क करना, सेक्टोरल प्लान फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक, facilitation of development of logistic parks and standardization of physical asset and benchmarking service quality standard. High logistic cost raises the delivered prices of Indian goods and blunts export competitiveness against the East Asian rivals. Modal imbalance. Road carries the bulk of freight while cheaper, cleaner rail is underused, raising both cost and emission. ठीक है, तो ये हमारा मेजर टारगेट है, क्योंकि रोड पे ना एक तो टाइम लग रहा है, फ्यूल एमिशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, 2 ट्रक सामान लेके जा रही है और एक पूरा का पूरा जो आपका मेल गाड़ी जो होती है, ठीक है, वो कितने सारे ट्रक्स का सामान लेके जा सकते हैं। तो उतने ही कम एमिशन में, कम फ्यूल खर्चे में, कम कॉस्टिंग में चीजें इजीली डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती हैं। लेकिन उसके लिए रेल कनेक्टिविटी, उस पर भी सरकार को काम करने की जरूरत है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोरबी है, रेल कनेक्टिविटी ही कम है, ठीक है, तो डेडिकेटेड जो फ्राइट कॉरिडोर है बेसिकली उसके एक्सपेंशन पे काम करना चाहिए और वो हो भी रहा है। हमारे सर्टेन रिफॉर्म्स, पहला तो आपका पीएम गति शक्ति डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, 16 मिनिस्ट्री मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पे काम कर रही है एक साथ। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, हमारा टारगेट है टू लोअर द कॉस्ट, बेटर रैंकिंग, सीमलेस मल्टी मॉडल मूवमेंट्स। देखो लॉजिस्टिक्स में ना सिर्फ चीजें पहुंचाना नहीं, वहां पर भी सीमलेस काम हो, ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो। इकोनॉमिक सर्वे, आई डोंट नो विच ईयर, उसने ना बहुत सारी कंट्रीज के लॉजिस्टिक्स को बताया था कि हमारे यहाँ पे कुछ 80 दिन लग रहे हैं, ठीक है, किसी और कंट्री में 4 दिन में लॉजिस्टिक्स का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वो जो एक टाइम फ्रेम है उस पर भी हमें काम करने की जरूरत है कि माल पहुंच गया डेस्टिनेशन हब तक या जहां से उसे एक्सपोर्ट करना है या लेके जाना है 2 दिन में, अब वहीं पे टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उस टाइम को भी हमें कम करना है, क्लियरेंसेज एंड एवरीथिंग में भी। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर हम लेकर आए हैं, पैसेंजर लाइंस पे भी हमने शुरुआत की है। लॉजिस्टिक पॉलिसी इंडेक्स, वर्ल्ड रैंकिंग की अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक जो रिलीज करता है, तो इंडिया की रैंक एज ऑफ नाउ 38 है, ठीक है, 44, 54 से हम 38 तक आए हैं, बट हमें और वर्क करने की जरूरत है। 7.97% ऑफ जीडीपी है लॉजिस्टिक कॉस्ट में लगती है। हम चाहते हैं कि इसे 2030 तक हम इसे और कम करें। मॉडल मिक्स, अबाउट 60% हम रोड, 31% रेल, 9% अदर को यूज कर रहे हैं। सरकार का एम है पॉलिसी शिफ्ट टुवर्ड्स रेल, सेक्टर कंट्रीब्यूशन 40% ऑफ जीडीपी है एंड अबाउट 22 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम लॉजिस्टिक्स में और काम करते हैं, जॉब क्रिएशन भी ज्यादा होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कटिंग बढ़ेगा, इवेंचुअली इकोनॉमिक ग्रोथ, हम जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब सोच रहे हैं उसके लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अब देखो गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, तो हम काफी कंट्री का जो कार्गो का शेयर है हम होल्ड करते हैं। हमारे मेजर पोर्ट्स है कंडला एंड मुंद्रा, मुंद्रा प्राइवेट है, अदानी पोर्ट है। उसके अलावा भी हमारे दूसरे पोर्ट है पिपावा, हजीरा, दहेज, यहां से भी हम मेजर जो है कार्गो का एक्सपोर्ट हम होल्ड करते हैं। एज सेड पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑफ इंडिया का विजन है टू शिफ्ट द मोड फ्रॉम रोड टू रेल, ठीक है, मल्टी मॉडल पार्क्स हम लेकर आ रहे हैं। आपका चिकन नेक कॉरिडोर जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हमारा काम वही कर रहा है, ठीक है। हम इंडिया को, इस मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से मल्टी मॉडल के थ्रू कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, राइट। एंड वहीं से हम इंटरनेशनली थाईलैंड और म्यांमार जैसी कंट्रीज तक हमारा माल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू सर्टेन मल्टी मॉडल कनेक्शंस।
2019, examine the importance of industrial and economic corridors of India in reducing regional disparities with examples. ठीक है, easy question. 2024, rapid transit system can save time, money and help create a better climate for future generation. तो अब ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता क्या है, पहले तो आपको एक्सप्लेन करना है, और किस तरीके से टाइम सेव करेगा, मनी सेव करेगा और क्लाइमेट में हेल्पफुल रहेगा. अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0, इसके भी हुए हैं 10 साल पूरे. क्यों? क्योंकि 2015 में लॉन्च हुई थी. देखो 2014 में सरकार बनी नहीं, ठीक है, नई सरकार बनेगी तो नए रिफॉर्म्स लेके आएंगी, और उन सारे नए रिफॉर्म्स के 10-11 साल अब हो रहे हैं. ठीक है, तो पिछले 10 सालों में हमने क्या किया, उसके क्या आउटकम्स आए, चैलेंजेस क्या है, हम अभी भी क्या क्या चैलेंजेस उसमें फेस कर रहे हैं, कहां हम फेल हो रहे हैं, उन सारी चीजों को आपको देखना होगा. तो 2014, 15, 16 के सरकार के इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स निकालो पहले तो. ठीक है, जैसे आपका अर्बन मिशन हो गया, बहुत सारे नए नए रिफॉर्म्स लेके आए थे. ठीक है, और उनके देखो कि उन्होंने 10 सालों में क्या क्या काम किया, क्योंकि ये सारी चीजें ना, सेलिब्रेटिंग 10 years ऑफ दिस, सेलिब्रेटिंग 10 years ऑफ दैट, तो ये मेंस का एक होल्ड रह सकता है. डायरेक्टली ना पूछे कि 10 साल में क्या किया, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो व्हाट इज अमृत? इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अर्बन वाटर स्कीम लॉन्च ऑन अक्टूबर 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. अमृत 1 2015 में लॉन्च हुआ था. 500 सिटीज कवर की थी एंड एम्स टू मेक इंडियन सिटीज वाटर सिक्योर एंड सेल्फ रिलायंट इन वाटर. ठीक है, headline goal is universal coverage of water supply through functional household tap connection in all statutory towns and universal coverage of sewerage and septage management in the 500 Amrut cities. Promoting circular economy of water. Circular economy of water means reduce, reuse and recycle. Recycling and reuse of treated used water. Rejuvenation of water bodies and reduction of non-revenue water. अब ये non-revenue water क्या है? सिंपल एग्जाम्पल, 100 लीटर ऑफ वाटर है. ठीक है, म्यूनिसिपालिटी से ए सोसाइटी में भेजा जा रहा है टू ड्रिंक और व्हाटएवर, जो पाइपलाइन कनेक्शन जो भी रहता है. ठीक है, अब इस 100 लीटर वाटर में से सिर्फ 70 लीटर जो है पहुंचा है, बाकी जो 30 लीटर है ना, उसमें लीकेज हुआ है, चोरी हुई है, 100 लीटर का बिल बना है. ठीक है, 70 लीटर गया, लेकिन ये जो 30 लीटर अनबिल्ड वाटर भी रहा है, जो कोई और जगह सप्लाई हुआ है, तो ये 30 लीटर बेसिकली क्या हो गया, नॉन रेवेन्यू वाटर हो गया. क्यों? क्योंकि जिस पर्पज से हमने भेजा था वहां ये पहुंचा ही नहीं, तो इससे जो रेवेन्यू जनरेशन होना था वो नहीं हुआ है. करेक्ट? तो ये आ जाता है नॉन रेवेन्यू वाटर की कैटेगरी में. सरकार का एम है कि ये भी रिड्यूस हो. कब रिड्यूस होगा? जब आप ये लीकेजेस पे, थीव्स पे, इन पे काम करेंगे. सो इसका अमृत इज बेसिकली स्मार्ट सिटी मिशन का कंपेनियन ही है, क्योंकि हम स्मार्ट सिटीज मिशन में स्मार्ट सोल्यूशन चाह रहे हैं, और वाटर स्कैर्सिटी इंडिया की एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम उभर कर आ रही है. पीएम AY अर्बन एंड SBM रूरल, SBM अर्बन हमारे 2 अदर कंपेनियन मिशन हैं. तो ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल वाटर सप्लाई फंक्शनल टैप कनेक्शन टू एवरी अर्बन हाउस होल्ड अक्रॉस ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स ऑफ इंडिया. पहले हम 500 सिटीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. फुल कवरेज ऑफ सीवरेज एंड सेप्टेज इन 500 सिटीज. वाटर सप्लाई हमारे मेन कंपोनेंट है, वाटर सप्लाई यूनिवर्सल टैप कवरेज, सीवरेज एंड सेप्टेज, ट्रीटमेंट प्लांट, रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर एंड फीकल स्लज मैनेजमेंट, water body rejuvenation, reviving lakes, tanks and ponds to recharge urban aquifers, technology submission, global best technology pilots and startup innovation in the water, and Payjal Survekshan, a drinking water survey ranking cities to spur the competition, competitive federalism का पार्ट. लॉन्च होता है 2021 में. टोटल आउटले है 2,77,000 करोड़. सेंट्रल शेयर है 76,000 करोड़ का. 5 ईयर का पीरियड 2026 तक का, और रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस जो है हमारा टारगेट है. गुजरात की बात करें तो हाई अर्बनाइजेशन है गुजरात में. इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट्स, वन ऑफ द मोस्ट.
यहाँ पे आपको यूनिवर्सल टैप कनेक्शन भी मिलेगा और सीवरेज कवर्स कैरीज लार्ज वेट हियर। Reuse pioneer Surat is widely cited for selling treated used water to industry, an early model for water circularity idea Amrit 2.0 pronounced. Way forward non-revenue water का reduction करना, cutting the leakages and theft through metering, GIS mapping and SCADA monitoring. ठीक है, वाटर मीटर बहुत सारी जगह लेकर आए हैं, पायलट मोड पे है अभी। Reuse market, sell the treated water to industries and ground water recharge। अब पुराने कंस्ट्रक्शन तो जो हो गए, लेकिन नए कंस्ट्रक्शन में ग्राउंड वाटर रिचार्ज मैंडेटरी हो गया है। तो अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप कैसे करोगे उसका आपको सोल्यूशन देना होगा आपके कंस्ट्रक्शन में। मॉडल क्वेश्चन अमृत 2.0 पे आ सकता है, अमृत 1 पे जो आपके 10 इयर्स हुए हैं तो उस पे क्वेश्चन बन सकता है। ऑलरेडी ग्राउंड वाटर लेवल पे उसके डिस्चार्ज पे और उस पे जीपीएससी एक बार सवाल पूछ चुकी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक प्लीज आस्क अस। अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक हो जो ओटीपी के प्लेटफॉर्म से हम आप तक लेकर आए वो भी आप हमें बताइए। और इसका जो पीडीएफ है आपके टेलीग्राम चैनल पे और वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो टिल देन ऑल द बेस्ट। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्लीज उन्हें पढ़िए। 10 इयर्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के हुए हैं। सो जीपीएससी देखती रहती है और ऑब्वियसली इट्स अ डबल इंजन गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट में सेम गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत बार तो जीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे अबाउट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ऐसे करके। सो दैट्स व्हाई दिस ऑल द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, योजनास आर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ आवर मेंस। सो प्लीज इन सबको अच्छे से कवर कीजिए। डेटास क्या है उसे देखिए, कौन से सेक्टर में, कौन सी पॉलिसी में क्या चैलेंजेस अभी भी हम फेस कर रहे हैं और उसके लिए हम क्या स्मार्ट सोल्यूशंस लेकर आई है सरकार, उस पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, सो बहुत सारी चीजें नई नई चल रही हैं, उस पर ध्यान दीजिए। हम कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स होस्ट करने वाले, उस पर ध्यान दीजिए। स्पोर्ट्स पॉलिसी सरकार की, गुजरात गवर्नमेंट की क्या है, तो ये सारे जो टॉपिक्स है जीपीएससी के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यू मस्ट नॉट बी सरप्राइज्ड अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।